पिछले कुछ समय से पुणे से आ रही खबरों ने बहुत से लोगों को विचलित किया। जीबीएस एक ऐसा रोग जिसको कोविड से कंपेयर किया जाने लगा था और कहा जाने लगा था कि क्या ये नई महामारी हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी तक ये मामले सिर्फ पुणे में ही देखे गए। हाँ, कुछ मामले जो हैं वो असम में भी देखने को मिले हैं। ज्यादातर मामले पुणे, महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में ही देखे गए। अभी हाल ही में कुछ मामले असम में भी सामने आए हैं। जीबीएस की वजह से मौतें भी देखी गई, जो इसे ज्यादा भयानक और डरावना बना रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि जीबीएस से जुड़ी हर जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। ये क्या है, कैसे फैलता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर ये रोग आपको हो गया है या आपके किसी भी करीबी को हुआ हो सकता है तो वो कौन से लक्षण हैं जिनसे आप इसे पहचान सकते हैं, इसका इलाज क्या होगा, कुल मिलाकर A to Z जीबीएस पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा और पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय शर्मा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका अनीता जी। असल में जीबीएस क्या है? जैसे बुखार है तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, जुकाम अगर आपको है, सर्दी है तो आपको जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज है। जीबीएस क्या है, वो किस तरह से आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है? गुलन-बारी सिंड्रोम या जीबीएस एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और ये बेसिकली 1 से 2 प्रति 1 लाख लोगों में पाया जाता है यूजुअली। लेकिन अब अचानक जो ये बाढ़ आई है जीबीएस की, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो जीबीएस में होता क्या है, एक्चुअली आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो लड़ने की जो क्षमता है, वो आपके पेरिफेरल नर्व्स या हमारी नसों जो हाथ पाँव में जो जा रही हैं उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। तो एंटीबॉडी जो हम बना रहे हैं किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उसने अब जो हमारे नर्व्स हैं, जो नसें हैं, उसके ऊपर जो एक कवर है जिसको कि माइलिन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट एक्ट करने लगती है। तो नर्वस सिस्टम हमारे हाथ पैर में काम करना बंद कर देता है। तो इसको जीबीएस बोलते हैं और ये रेयर बीमारी है यूजुअली। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जीबीएस एक रेयर बीमारी है। रेयर बीमारी का आउटब्रेक होना इस तरह से एक इलाके में, क्या इसके पीछे कुछ खास वजहें हो सकती हैं? सो इट्स वेरी वेरी अनकॉमन इस तरीके से आउटब्रेक होना। तो हम लोग जैसे अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली जो जीबीएस बीमारी है उसका आउटब्रेक नहीं होता है, वो संक्रामक नहीं है। लेकिन जीबीएस का जिस कारण से होता है वो अगर बढ़ जाए तो आपके जीबीएस के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये आउटब्रेक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जो देखते हैं ये होता है या तो आपको वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, जो पानी या गंदे हाथ का इस्तेमाल करने से या गंदे खाने से अगर आपको एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कंपाइलोबैक्टर जेजुनी, ये इन्फेक्शन अगर आपको हुआ तो अब बॉडी ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई। तो कंपाइलोबैक्टर को तो उसने ठीक कर दिया। उसका काम तो तमाम हो गया। लेकिन अब ये एंटीबॉडी जो बन गई, ये हमारे जो बॉडी में नर्व्स हैं उनको फौरन बॉडी समझ के उनको भी अटैक करने लगती है। एंड इसी तरीके से जीबीएस इसी बीमारी को बोलते हैं जब आपके नर्वस सिस्टम स्पेशली हाथों और पैरों में जब उसको इन्वॉल्व करता है तब उसको गुलन-बारी सिंड्रोम कहते हैं। ये बीमारी में यूजुअली मैक्सिमम टाइम ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये शुरू होता है पैरों की कमज़ोरी से और धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता है, फिर हमारे हाथों को इन्वॉल्व करता है, उसमें भी कमज़ोरी आती है और उसके बाद और आगे बढ़ के हमारे जो सांस लेने रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उन पे भी अफेक्ट करता है। तो आपको फिर ये सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और बाकी और ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बात बताई कि लक्षण कुछ बताए कि पैरों में दर्द हो सकता है, हाथों में हो सकता है। तो ये तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत खाया, आपका स्टमक अपसेट है, तो भी ये सिम्टम आते हैं। तो और कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिनको अगर जो आपको नजर आ रहे हैं तो कोई ये समझे कि आप जीबीएस से संक्रमित हो सकते हैं? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि इन्फेक्शन जो है वो आपको 2 हफ्ते पहले हुआ हो सकता है। आपको सर्दी खांसी हुई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हो सकता है आपको
कंपाइलोबैक्टर या पेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ, तो ये कोई भी इन्फेक्शन जो है करीब करीब 1 से 2 हफ्ते पहले होता है और आप उससे ठीक होने लगते हो। लेकिन उसके बाद जब एंटीबॉडी नर्व्स के अगेंस्ट लड़ने लगता है तो शुरुआत में सबसे पहले लक्षण जो जीबीएस के हैं, आपको पैरों में लगेगी कि कमज़ोरी आ रही है, दर्द हो रहा है, खड़े होने में दिक्कत होने लगती है, चलने में दिक्कत होने लगती है और तब मरीज़ जो है वो परेशान होना शुरू होता है कि अरे ये काम जो मैं पहले कर रहा था उसमें दिक्कत आ रही है। हालांकि वो पहला इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो था वो ठीक हो गया चुका है। उसके बाद भी अगर आपको 2 हफ्ते तक इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तो क्या ये माना जा सकता है कि जीबीएस को अगर आप अपने एंड पर समझना चाह रहे हैं तो 2 हफ्ते का समय लग सकता है? पेशेंट को प्रॉब्लम तो आएगा 1-2 हफ्ते के बाद ही, नर्वस सिस्टम के वीकनेस का जी। इसलिए जब वो शुरुआत होगी तभी पेशेंट आप वो समझेगा कि मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि सर्दी खांसी और पेट खराब तो ये अमूमन होता रहता है और ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपको वीकनेस या बेसिकली दर्द होने लगे पैर में और ये वीकनेस बढ़ रहा हो, मतलब अगर आज आप खड़े हो रहे थे, नेक्स्ट डे आपको खड़े होने में दिक्कत होने लगी या चलने में दिक्कत होने लगी, तो जो हल्की सी कमजोरी लग रही थी वो बढ़ने लगा और ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो शुरुआत यूजली पैरों से होती है और तब ये ऊपर फिर आपके पैरों को इन्वॉल्व करेगा, जांघों को इन्वॉल्व करेगा, कमर को इन्वॉल्व करेगा, फिर हाथों को इन्वॉल्व करेगा, फिर सांस के जो मसल्स हैं उसको इन्वॉल्व करेगा। जी, तो डायग्नोज कैसे कर सकते हैं आप जीबीएस को? तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मरीज़ को इस तरीके का लगने लगे कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है या झुनझुनी हो रही है, जिसको हम लोग पैरेस्थीसिया भी कहते हैं, या टिंगलिंग सेंसेशन वो होने लगे और कमज़ोरी आने लगे, तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लें कि अचानक मेरी तबीयत तो ठीक अभी है, कोई बुखार नहीं, कोई सर्दी खांसी नहीं, ये अचानक ये पैर में कमज़ोरी कैसे आने लगी, ये इरिटेशन या दर्द क्यों होने लगा, तो आप डॉक्टर से सलाह लें। हम लोग एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, तो ये देखते हैं कि मसल का पावर कैसा है, जो जितना ज़ोर होना चाहिए, जो लगाना चाहिए, वो पावर कम अगर हो रहा है तो हमें चिंता होने लगती है कि इनको कोई उस तरीके की बीमारी है जिसमें इनके मसल्स या नर्व्स इन्वॉल्व हैं। तो जब ये चिंता होने लगती है तो हम लोग इस जांच करते हैं और जांच में कुछ जांचें इम्पोर्टेंट होती हैं जिसको कि करने से ये पता लगता है कि ये जीबीएस टाइप का प्रॉब्लम है। एक तो इसमें आपके ब्रेन का जो एमआरआई स्कैन होता है वो नॉर्मल रहता है, मस्तिष्क का जो स्कैन है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये ब्रेन को इफेक्ट नहीं करता है, ये हमारे पेरिफेरल नर्व्स, जो हाथ पैर में जो नर्व्स जा रहे हैं उसको अफेक्ट करता है। तो आपका एमआरआई स्कैन नॉर्मल है। आपने फिर स्पाइन का स्कैन किया, जब आप स्पाइन का स्कैन करते हैं तो वहाँ पे जो नर्व रूट्स निकल के हमारे हाथ में, पैर में, सांस के मसल्स में जो जा रहे हैं उनमें हमें दिखने लगता है कि सूजन या इन्फ्लेमेशन के फीचर्स दिखने लगते हैं, तो ये काफ़ी मददगार होती है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है नर्व कंडक्शन स्टडी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है वो कितनी तेज़ी से हाथों में, पैर के निचले हिस्सों में पहुंचती है, तो उसमें कमी आने लगती है, उसका स्पीड कम हो जाता है, उसका जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो कि आपको सजेस्ट करता है कि आप गुलन-बारी सिंड्रोम के बारे सोचें। इसके अलावा हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं जिसमें कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी में जो पानी है उसको निकाल के हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई ऐसे सीरियस मेनिंजाइटिस या इनकेफेलाइटिस के लक्षण है कि नहीं है। तो उसमें भी हम लोग एक स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं कि इन्फेक्शन नहीं है, उसमें जो सेल्स है सीएसएफ में वो नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं
अल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, ये एक टेक्निकल टर्म है और डॉक्टर लोग मेडिकल भाषा में इसका उपयोग करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि दिस इज सजेस्टिव ऑफ जीबीएस। जी डॉक्टर साहब, आपने ये डायग्नोज बताते हुए एक चीज़ कही कि ये दिमाग को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि पैरालाइज हो रहे हैं लोग, वो सिम्टमिक सामने आ रहा है कि, तो ये किस तरह से हो रहा है? मतलब पैरालाइज को तो दिमाग से ही जोड़ के देखा जाता है सीधा। जब मैं बोलता हूँ कि मस्तिष्क को या दिमाग को नहीं इन्वॉल्व करता या ब्रेन को, तो उसका मतलब ये है कि आप सुन रहे हो, बात कर रहे हो, समझ रहे हो, अपना जो एक जनरल अवेयरनेस है वो आपके पास है, तो वो सब काम आपका ठीक हो रहा है। काम क्या नहीं ठीक हो रहा है कि आप अपना हाथ पैर नहीं चला पा रहे हो। तो पैरालिसिस कैन बी बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रीजंस। एक होता है जिसमें कि आपके ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और आप देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो, वो भी इन्वॉल्व होगा। तो वो एक तरीके से आपको ये भी बताता है कि ये जीबीएस टाइप की चीज़ नहीं है, ये हो सकता है एन्केफेलाइटिस हो, मेनिंजाइटिस हो, जिसके कारण आपको पैरालिसिस या हाथ पैर में कमजोरी आ रही है। तो कुछ ऐसा भी है कि जीबीएस से जो पैरालाइज हो रहा है या किसी दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर या समस्या की वजह से जो पैरालाइज हुआ है, उनमें कुछ फर्क होगा? जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस पूरी रहेगी, लेकिन शायद आपके बॉडी पार्ट्स उस तरह से मूव ना कर पाए, क्या डिफरेंस हो सकता है पैरालाइज होने की कंडीशन में? So there are lots of conditions where you can have problem with paralysis because you have a problem with brain. उसके फंक्शनिंग में दिक्कत है, तो उन सब कारणों का निकालना ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट टू से कि ये जीबीएस है, क्योंकि दोनों के इलाज बहुत अलग अलग तरीके से करने हैं। तो ये डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी होता है कि हम सिर्फ नर्व्स की बात कर रहे हैं, वो वाला कंडीशन है, या ये ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि कोई एक संक्रमण होता है जिसके अगेंस्ट जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, तो जब वो एंटीबॉडीज संक्रमण ठीक होने के बाद ज़्यादा बनने लग जाती हैं तो जीबीएस की तरफ जाता है। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ खास लोगों में जिनमें कुछ समस्या हो या कुछ खास तरह के लोगों को ये खतरा ज़्यादा है कि वो संक्रमण ठीक होने के बाद जीबीएस के चांसेस उनमें ज़्यादा हों? देखिए, अभी इन कारणों का स्पेसिफिकली हमें नहीं पता है कि आपको इस तरीके की चीज़ होने से जीबीएस होने का चांस ज़्यादा है। जी। लाइकली रीजंस जेनेटिक हो सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन अभी तक हमें नहीं पता है जो कि ये जीबीएस को स्पेसिफिकली पैदा करने में मदद करता हो। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लोगों को बताए जिनमें खाने पीने से जुड़ी हुई बातें भी थी, तो ऐसे कौन से डाइटरी टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे, या खाएं या ना खाएं ऐसे फूड्स जो आपको जीबीएस से बचा सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पेट खराब या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो यूजुअली होते हैं, ये या तो पानी में गंदगी हो, पानी में जो एक बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई वो हो, या आपके हाथ गंदे हो, आपने जो खाया या पिया उसमें बेसिकली जो सिस्टम में गया, तो उन चीज़ों में परहेज ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सिंपल काम करके उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं जिसके कारण जीबीएस होना है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उससे अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एपिडेमिक आपके शहर में या आपके अगल बगल में फैला हुआ है तो मास्क वेयर करें, हाथ की सफाई का ध्यान रखें, मास्क पहने, और इन चीज़ों का साधारण जो एक एपिडेमिक या कोई भी इन्फेक्शन जब हो रहा है उसको अगर प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, तो एक ये बचाव का रास्ता हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि ये कितना खतरनाक है जीबीएस? क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? क्योंकि कई मौत के केसेस भी देखे गए हैं इसमें। तो जीबीएस में शुरुआत तो आपकी होती है पैरों से, कमज़ोरी
से शुरू होती है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे जैसे ये ऊपर आता है तो ये रेस्पिरेटरी मसल्स या सांस लेने के मसल्स को इन्वॉल्व करने लगता है। और कभी कभी आपका जो ऊपर का मसल्स है, फेस के मसल्स को, उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो पहले तो आप चल नहीं सकते थे, लेकिन अब रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गया तो आप सांस ही नहीं ले पाएंगे। जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो ज़रूरी है कि डॉक्टर्स आपको सांस लेने में मदद करें। तो इसमें हम लोग वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, और भी चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है कि उतार चढ़ाव हो रहा हो, उसको कंट्रोल करना होता है। और ये एक लंबे दौरान की बीमारी है, इससे ठीक होने में हफ्ते महीनों लग सकते हैं। तो बाकी आपका जो न्यूट्रिशन है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, और जो जीबीएस के लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं उसको शुरुआत में अगर शुरू करें तो इस कोर्स को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एक दवाई नहीं है जो कि जीबीएस का क्योर है कि हमने आपको दिया और आप ठीक हो गए। अब आप दवाइयों की बात कर रहे हैं तो ये भी बताएं कि जीबीएस के लिए इलाज क्या मौजूद है हमारे पास। तो जो कॉमन एक हम लोग बात किए कि एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैक कर रहे हैं पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर जो कवरिंग है माइलिन को। तो वहाँ पे अगर हम एंटीबॉडीज़ को अगर नहीं टिकने दें तो वो एक इलाज है। तो इसमें हम लोग इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, जो कि वो एंटीबॉडी पहले से बनाया तैयार है और वो जाके अटैच हो जाता है उन माइलिन शीथ या नर्व के ऊपर जो कवरिंग की रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाके। तो अब जो जीबीएस वाली जो एंटीबॉडी है वो अटैच नहीं हो पाती है, तो आपने उस बीमारी को बढ़ने से रोक लिया। और ये इलाज जो है ज़रूरी है कि आप टाइम पे शुरू करें, जल्दी शुरू करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, और इससे हम लोग उसके सीवियरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआती इलाज है। इसके अलावा और भी इलाज हैं, हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। तो इसमें हम खून को एक निकाल के स्पेशल फिल्टर के थ्रू जाता है और फिर उसको ब्लड को हम लोग फिर पंप बैक कर देते हैं। लेकिन हमने वो एंटीबॉडीज़ जो बने हुए हैं जो जीबीएस वाले, उनको हटा लिया, तो उससे भी एंटीबॉडीज़ की संख्या जो है वो कम हो गई। उसको प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं, और बड़े सेंटरों में ये भी हो सकता है। आईवीआईजी के बाद प्लाज्मा फेरेसिस भी दे सकते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट्स में जिसमें कि जो कि गरीब हैं, किसी कारण से पैसे की दिक्कत है, तो हम लोग कभी कभी स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं। और स्टेरॉइड एक तरीके से इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम करता है। तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रहा है जीबीएस वाला, उसकी संख्या कम होती है। तो ये 3 मेन तरीके हैं जिससे कि हम सिवियरिटी को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिकली पेशेंट को सांस लेने में मदद करें, खाने में जो भी मदद करना है वो करें, बाकी सिस्टम उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रखें, हार्ट कंट्रोल में रखें, और तब तक जबकि तक कि कुछ हफ्ते में मरीज़ की ताकत वापस ना आने लगे। जैसे जैसे मरीज़ की ताकत वापस आने लगती है वो एक अच्छी निशानी होती है कि अब वर्स्ट इज़ ओवर, जो सबसे खतरनाक समय है वो ख़त्म हुआ। इसके बाद जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, मरीज़ अपने सांस लेने लगता है, तो आप वेंटिलेटर हटाते हैं और देखते हैं कि वेंटिलेटर के सपोर्ट के बिना मेरा मरीज़ कैसा है, वो अपने से सांस ले पा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हाथों में, पैरों में कुछ हफ्तों में ताकत आने लगती है, और उसको रिहैबिलिटेशन करना होता है पेशेंट को। इंटेंसिव physiotherapy, occupational therapy, whatever else therapy is needed to make the child or adult able to become stronger so that they can stand, खड़े हो सकते हैं, फिर चलने और ये सब हम लोग उसमें मदद करने की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी बातें बताई जैसे वेंटिलेटर पे आने की, तो क्या ज़्यादातर या हर ही जीबीएस के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, नॉर्मल मेडिकेशन से भी आप घर पर ठीक हो सकते हैं?
देखिए, इसमें आपको डॉक्टर के पास आना है और जीबीएस की डायग्नोसिस बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो अगर जीबीएस का डायग्नोसिस है तो हम ये बीमारी धीरे धीरे, जैसे बताया कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ये इंश्योर करना कि आपके सांस के मसल्स या रेस्पिरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम किसी मरीज़ को जल्दी अगर भेज दें और रेस्पिरेटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट अगर घर में हो गया तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग मरीज़ को देखते हैं कि उसके मैक्सिमम सिविरिटी कहाँ तक पहुँची। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सांस का मसल्स इन्वॉल्व हो सकता है कि आपके पैर में ही कमज़ोरी आके और वहीं पे रुक जाए, ये ऊपर ना बढ़े। तो उस सिचुएशन में जब डॉक्टर को लगने लगता है कि इस पेशेंट में अब यहीं तक, पैरों तक ही इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर डॉक्टर को और कुछ आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट को, और आपके वो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज और इनसे मदद कर सकते हैं। जी, इलाज की हमने बात की डॉक्टर साहब, अब रिकवरी पे भी बताइए कि कितना टाइम लगता है, आप रिकवर करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखें, और वो लोग जो कि पेशेंट की केयर कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो ये कहना कि कितने दिन लगेंगे एक इंडिविजुअल मरीज के लिए, ये मुश्किल है, क्योंकि हफ्तों से महीने लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी कितने जल्दी रिकवर कर रही है, जो माइलिन शीथ जिसका डैमेज हो चुका है वो कितने जल्दी रिकवर कर रहा है, और इसलिए इसमें रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग बहुत बार पेरेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे वेंटिलेटर घर में भी आप चला सकते हो ट्रैकियोस्टमी कराने के बाद, लेकिन उसको मैनेज करना, ट्रेन करना पड़ता है। साथ में आपके नर्सेज भी घर पे रह सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म थोड़ा वेंटिलेशन के लिए वो आपकी सपोर्ट कर सकें। पेशेंट को कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, हो सकता है कि पेशेंट खा ना पाए, पानी अपने खुद से सेफली ना पी पाए, तो एक ट्यूब लगा के जो हम लोग पेट में सीधे, जिसको बोलते हैं ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब या नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, उससे खाना या न्यूट्रिशन जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि वो पेरेंट्स, वो फैमिली कितना एक तो कर सकते हैं घर पे जाके, कितना सीख सकते हैं, ये सब लिमिटेशंस है अबाउट हाउ मच यू कैन हेल्प। लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है कि पेरेंट्स और केयरर्स को ट्रेन करें, और जब हमें लगने लगता है कि ये काम घर पे कर सकते हैं तो हम लोग डिस्चार्ज की बात ज़रूर सोचते हैं। जी, मैंने इंटरनेट पर देखा वैक्सीनेशन के चर्चे बहुत हो रहे थे जीबीएस के लिए, तो कहीं इंटरनेट पर ये दिखाया गया है कि 20,000 30,000 कि बहुत महंगा है जीबीएस का वैक्सीनेशन। आपसे बात हुई, आपने बताया उसके बारे में, तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को भी ये बताएं कि जीबीएस का वैक्सीनेशन एक्चुअली है भी या नहीं है, या अगर है तो इतना महंगा क्यों है? तो एक्चुअली जीबीएस का कोई एक वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन जो जीबीएस बेसिकली होता है, जो एंटीबॉडीज़ जो हम बनाते हैं दूसरे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उसका लेवल कम करने के लिए, वो अटैच जो होता है माइलिन शीथ या नर्व के कवरिंग पे, उसकी संख्या या क्वांटिटी कम करने के लिए हम लोग देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन आईवी, जो कि देना पड़ता है नसों से। तो वो काफ़ी महंगा है, उसकी कीमत 50,000 रुपये या इस तरीके की है, तो उसका इस्तेमाल करने ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि जीबीएस के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, वो जीबीएस के अगेंस्ट वैक्सीन है, वो चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। बाकी जो इन्फेक्शन आपको हो रहे हैं, पेट के इन्फेक्शन या चेस्ट के इन्फेक्शन, उसके लिए अगर कोई प्राइमरी वैक्सीनेशन है वो आप करें, उसमें कहीं कोई नॉर्मल जो वैक्सीनेशन है वो आप ज़रूर करें, लेकिन वो जीबीएस, वो वैक्सीनेशन जीबीएस से नहीं बचाता है। जी, अच्छा, आखिरी सवाल था इसके बाद, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सवाल है। आपने बताया कि चलना फिरना, नर्व में प्रॉब्लम होती है, तो रिकवर करने के बाद जिन्हें भी ये संक्रमण हुआ था, बीमारी हुई थी, वो फिर से पहले की तरह चल फिर सकते हैं? उसमें कितना समय लगता है, मतलब? तो पिछले 7 से 8 महीनों में हमारे फरीदाबाद में 2 बच्चे आए, हमारे एशियन हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए PICU में, और अंदाजन हमें
3 से 4 हफ्ते उनको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत पड़ी, जहाँ की उनका धीरे धीरे रिकवरी होने लगा जब वो अपने से सांस लेने लगे, जब वो न्यूट्रिशन अपना अच्छे से लेने लगे और थोड़ा सा बैठने लगे सपोर्ट के साथ, तब हम लोगों ने उनको डिस्चार्ज करने का सोचा। और करीब करीब उसके बाद 1.5 महीने लगे तो धीरे धीरे फुल रिकवरी होने में, और वो दोनों बच्चे आज चल रहे हैं, अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, और दोबारा ये चीज़ होने की संभावना बहुत कम है। जी अच्छा, जीबीएस अगर एक बार आपको है तो दोबारा ऐसा नहीं है कि दोबारा आप संक्रमित बहुत जल्दी हो सकते हैं, कम संभावना है? वेरी वेरी रेयर, बहुत ही कम देखा गया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं दोबारा जीबीएस नहीं देखा गया एक ही मरीज में, लेकिन बहुत कम है, इसलिए ये एक बार वाली ही चीज़ ज़्यादा है। जी, अब एक आखिरी सवाल है, वो ये कि जाते जाते दर्शकों को बताएं कि आप जीबीएस के संक्रमण से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं? तो 2-3 बातें इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने पहले भी चर्चा की है कि आप खान पान का थोड़ा ध्यान रखें कि साफ हो, सफाई मेंटेन करें ताकि वो पेट खराब या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आपको ना हो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस से भी बचने की कोशिश करनी है। कॉमन फ्लू वायरस है और भी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनसे बचने की कोशिश करें, तो वो आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जब वो एंटीबॉडी बनाने लगता है, उससे आप अगर बच गए तो आपको नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक जीबीएस एक बार हो गया तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन या ये नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर विजय शर्मा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे फिर जल्दी ही मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद बने रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।